आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु किसे कहते हैं वो पढ़ चुके हैं, और धातु अधातु उपधातु धातु अधातु में भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर हो चुका है। ठीक है ना। अब पढ़ना है इन धातुओं के बारे में कि पाए कहां से जाते हैं, खनिज एवं अयस्क। क्या पढ़ा जाएगा? खनिज एवं अयस्क के बारे में जाना जाएगा। खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, और उन खनिज एवं अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की कितनी क्या विधियां हैं। ठीक है, तो यहां से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन उठाकर पूछ लेता है खनिज एवं अयस्क वाले पार्ट से। खनिज अगर पूछेगा तो खनिज एवं अयस्क किसे कहते हैं ये पूछ सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कि निस्तापन भर्जन प्रगलन जो इसकी शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो विधियां हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो धातु अधातु एवं उपधातु पढ़ने के बाद आता है नंबर खनिज का। खनिज किसे कहते हैं, खनिज मामला आ रहा है। तो खनिज का मतलब क्या है, कहा जाएगा कि वे पदार्थ जो भूपर्पटी एवं भूगर्भ में जिस रूप में पाया जाए, जैसे भी पाया जाए, उसको क्या कहते हैं भैया, खनिज कहते हैं। क्या लगता है कि अगर कोई भी चीज अगर भूपर्पटी या भूगर्भ में पाया जाएगा तो सोना, अगर मान लेते सोना ही निकाला जा रहा तो क्या सोने का ढेला ऊपर जमा है, या जमीन में पूरा सोना का ढेला ढेला पूरा शुद्ध पड़ा है, उसको पिघला कर सीधे हम आभूषण बना लेंगे, ऐसा है क्या? नहीं, उसमें धूल मिट्टी बालू कंकड़ पत्थर अन्य अशुद्धियां मिली होंगी। ठीक है ना, उसमें अन्य कोई धातु भी मिली हो सकती है, तो कई धातुओं का मिश्रण भी हो सकता है उसमें। वो जिस रूप में जैसे भी पाया जा रहा है, वही बात कही है कि वे पदार्थ जो भूपर्पटी एवं भूगर्भ में, भूपर्पटी मतलब भूमि के ऊपरी हिस्से में, अब भूगर्भ मतलब जमीन के अंदर वाले हिस्से में, ठीक है ना, जिस रूप में पाया जाएगा उस रूप को ही उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। मामला ये समझ में आ गया। तो खनिज और अयस्क 2 पार्ट है दोनों एक ही, लेकिन कुछ अलग अलग नहीं है। इस तरीके से एग्जांपल समझते हैं। ये रहा सर जी खनिज का ढेला, हाँ ढेला है, और ये किसका ढेला है, अयस्क। अयस्क हम कहते हैं कि इसका वजन भी 10 केजी है, और इसका वजन भी कितना केजी है, 10 केजी है। बशर्ते इस खनिज और अयस्क दोनों ही जमीन के अंदर से निकाले गए या जमीन के ऊपर से, दोनों ही जमीन के अंदर या जमीन के ऊपर से निकाले गए हैं, तो देखा जाए तो ये भी खनिज है और ये भी खनिज ही है, बस नाम एक दूसरा दे दिया गया किस चीज का, अयस्क का। लेकिन एक अंतर है जी, समझना, दोनों में तभी नाम अलग अलग दिया गया है। ठीक है ना, दोनों अलग अलग है तभी तो नाम अंतर अलग अलग दिया गया है। जैसे ये मार्कर है, बड़ा सा चल रहा है, मोटा मोटा चल रहा है, मार्कर है, और एक पतला सा स्केच आता है, दोनों काम एक ही करना है, लेकिन अंतर है। वही बातों को समझाते क्या अंतर है, किसमें क्या। खनिज में क्या है कि इसमें 10 केजी में केवल 2 केजी Fe भरा पड़ा है, यानी लोहा है, बाकी 8 केजी क्या है, अशुद्धियां। अशुद्धियां जैसे हम कह सकते हैं कि मिट्टी बालू कंकड़ पत्थर ETC। तो यहां पे हम अशुद्धि लिख देते हैं, अशुद्धियां, अशुद्धियां। ठीक है ना, मामला समझना जी। इस वाले में क्या है कि 7 केजी Fe है, और अशुद्धियां कितनी केजी है, 3 केजी अशुद्धियां। तो नाम अलग अलग पड़ गया। ठीक है ना, दोनों को ही जमीन के अंदर से निकाला गया था, दोनों को ही पहले खनिज कहा गया, लेकिन एक में बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद बहुत कम शुद्ध धातु मिली, और एक में बहुत ही कम संघर्ष बहुत ही कम मेहनत करने के बाद बहुत ही अधिक क्या मिल गई, शुद्ध धातु मिल गई हमें। तो वे पदार्थ, अब सुनो ध्यान से, वे पदार्थ जिससे कम से कम समय में और कम से कम खर्च में, समय भी कम लगेगा क्योंकि 3 केजी शुद्धि निकालनी है जी, और खर्च भी कम ही लगेगा, तो कम से कम समय में और कम से कम खर्च में अधिक से अधिक मात्रा में शुद्ध धातु क्या की जाती है, प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज है। देखो सभी पढ़ने वाले हो जी, सभी पढ़ रहे हो, लेकिन कुछ ही का नंबर 90% आएगा
और कुछ का 90 से क्या आएगा, कम आएगा। तो 90 से अधिक किसका आएगा, जो पढ़ने में थोड़ा सा तेज होगा, जो ज्यादा मेहनत कर रहा होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। और जो मेहनत कम कर रहा होगा उसका रिजल्ट क्या आएगा, इसके जैसा खराब आएगा। तो जिसका खराब आएगा उसको लोग क्या कहेंगे कि गधा रहल पढ़े में, और जिसका रिजल्ट ठीक ठाक है वो कहेगा पढ़ने में तेज था। पढ़ तो दोनों रहे हैं, यानी कि दोनों ही खनिज हैं, लेकिन इस खनिज में क्या हुआ कि इससे कम समय कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा शुद्ध मात्रा में धातु निकल गई, तो इसका नाम अयस्क रख दिया गया और इसका नाम खनिज। तो ये बात का है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। मामला समझ में आ गया ना। जितने भी खनिज होंगे सारे के सारे से शुद्ध धातुएं इतनी अधिक मात्रा में निकाली नहीं जा सकती। तो सभी खनिज अयस्क नहीं होगा, लेकिन सभी खनिज क्या होंगे, सभी अयस्क खनिज होंगे। परिभाषा रिपीट करते दोनों की समझना। वे पदार्थ जो भूपर्पटी एवं भूगर्भ में जिस रूप में पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। मैटर क्लियर हुआ। आगे आते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिससे कम से कम समय में कम से कम खर्च में अधिक से अधिक मात्रा में शुद्ध धातु क्या की जाती है, प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है। कोई कंफ्यूजन है किसी को? आगे बढ़ते हैं भैया। अब बात की जाएगी कि इन अयस्कों के नाम पूछे जाते हैं कुछ। तो कुछ अयस्कों के नाम हमने पूरे चार्ट बना के लिखवाया पड़ा है जी, पूरा एक एक चार्ट वाइज, Fe के, कॉपर के, आयरन के, इस तरीके से हमने बना के लिखवाया पड़ा है। जैसे दो चिंकी, जैसे देखो ये चार्ट है, इसमें हमने सब कुछ लिखवाया है पेयर में। तो जिसके पास नहीं होगा वो किसी दूसरे का पेज निकाल लेगा, और जिसके पास होगा वो किसी दूसरे को दे देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है, सभी अयस्क है। धातु देखो, धातु का कालम है, किस धातु के कौन सा अयस्क के नाम होंगे उसके फार्मूले क्या है, यहाँ पे अच्छे से लिखाए बताए गए हैं, ठीक है ना। जैसे हम बता देते हैं, मैक्सिमम तौर पे अगर पूछा जाता तो कॉपर का पूछा जाता है, ठीक है ना। कॉपर का, कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लास, क्यूपराइट का पूछा जाएगा, और सीने बार, जिंक, इनका भी याद कर लेना। मतलब कुछ भी एक दो जिस पर हमने बताया होगा, इंपॉर्टेंट ही तो हमने लिखवाया। हेमाटाइट हो गया जैसे, Fe के लिए Fe2O3 हो गया, ठीक है ना। और बात करें सोडियम का तो रॉक साल्ट हो गया, NaCl हो गया, ठीक है। और हाँ, ये बोरेक्स का याद रख लेना, Na2B4O7 बोरेक्स का इंटू 10H2O। कैल्शियम का याद कर लेना, जिप्सम का जैसे फार्मूला है, डोलोमाइट का फार्मूला है, ये सभी फार्मूले याद करना पड़ेगा भैया। जिंक का हुआ जिंकाइट का, एल्यूमिनियम का याद करने का तरीका हमने बताया था, कोडाबाजी, कोरंडम डायस्पोर बॉक्साइट, जियोलाइट, क्रायोलाइट, ठीक है ना। Al2O3 होता है, फिर उसमें एक एक H2O जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये अयस्क हैं, इन अयस्कों के नाम ध्यान से देख लो, और देखने के बाद इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, याद कर सकते, तैयार कर सकते हैं, बहुविकल्पी में आता है। अब बात आती है कि इन अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त की जाएगी। क्या प्राप्त करना भैया, शुद्ध धातु। इन अयस्कों से हमें शुद्ध धातु बनानी होगी, प्राप्त करनी होगी। तो शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधियां कौन कौन सी भैया, पहले पीसे हुए अयस्कों का सांद्रण। सबसे पहले क्या किया जाता है कि अयस्क को लेते हैं और हम बारीक उसे क्या कर लेते हैं, पीस लेते हैं। अब ये क्या है कि यूपी बोर्ड के सिलेबस से यहां से मामला खत्म है। यूपी बोर्ड के सिलेबस में पीसे हुए अयस्कों का सांद्रण हमने लिखवाया है, ऐसा नहीं कि हमने नहीं लिखवाया है। लिखवाते समय में हमने बोला था कि यह यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। पीसे हुए अयस्कों के सांद्रण 3 प्रकार से किए जाते हैं। कौन कौन से हैं, तो एक है चुंबकीय पृथक्करण विधि, एक है झाग प्लावन विधि, और एक होता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। यानी कि अगर अयस्कों का सांद्रण किया जाए, अयस्क का सांद्रण किया जाए तो कितने प्रकार से होगा भैया, पहला नंबर पीसे हुए अयस्कों का सांद्रण। और पीसे हुए अयस्कों के सांद्रण कितने प्रकार से होते हैं भैया, 3 प्रकार से होते हैं। पहला होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा करते हैं। चुंबकीय पृथक्करण में क्या करते हैं कि ऐसे 2 गोल चुंबक का रोला होता है, इसके ऊपर पट्टा चल रहा होता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, पूरा नाम लिखेंगे, अब चित्र बना देते चलते रहे, ठीक है ना।
और यहां पर हम क्या करते हैं कि ऊपर हापर लगाते हैं और हापर की सहायता से यहां से हम पीसे हुए अयस्कों को क्या करते हैं, गिराते हैं। जो अयस्क रहेगा उस अयस्क को बारीक पीस कर गिराते हैं। और यह रोला चुंबक का है, कैसा मैग्नेट है, चुंबकीय होता है। जब इस पर आता है अयस्क तो जो लौ चुंबकीय पदार्थ होते हैं, कैसे होते हैं, चुंबकीय पदार्थ होते हैं, उसी का शोधन किया जाता है इस विधि के द्वारा। तो चुंबकीय पदार्थ रोले और पट्टे के साथ चिपक जाते हैं और जो शुद्धियां होती है वो दूर फेंक जाती हैं, इधर इकट्ठा हो जाती हैं। और शुद्ध धातु जो होती है, शुद्ध अयस्क यहां पर रोले के समीप इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि धूल मिट्टी तो चिपकेगा नहीं, तो पट्टा जब जाएगा तो इसे दूर फेंक देगा, और जो चुंबकीय होगा रोले से चिपका रहेगा और आकर यहां पर जब पट्टा छोड़ेगा तो इकट्ठा यहां पर होगा एक जगह। मामला समझ में आया? तो इस विधि से यहां पे जो मिलेगा यह शुद्ध धातु नहीं मिलेगी, शुद्ध अयस्क मिलेगा। अयस्क थोड़ा सा शुद्ध हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। और अब आगे चलते हैं। दूसरी विधि होती है झाग प्लावन विधि। कौन सी प्लावन विधि? झाग प्लावन विधि। झाग प्लावन विधि में क्या होता है भैया? तो झाग प्लावन विधि में होता है कि एक टब लेते हैं, बीकर लेते हैं और बीकर में क्या कर दिया जाता है भैया, पानी भरते हैं, पानी में हम डालते हैं चीड़ का तेल डालते हैं और सोडियम एथिल जिंथेट डालते हैं। क्या डालते हैं इसमें? चीड़ का तेल, चीड़ का तेल लिखाया गया होगा, चीड़ का तेल और सोडियम एथिल, अरे पोटेशियम सोडियम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, सोडियम एथिल चाहे पोटेशियम एथिल जिंथेट, चाहे पोटेशियम एथिल जिंथेट लिख दो, ठीक है ना। उसमें हम क्या करते हैं लेने के बाद, और तेजी से यहां से हम क्या करते हैं, एक ट्वीयर लगाते हैं और ट्वीयर की सहायता से तीव्र वायु का झोंका हम क्या करते हैं भैया, प्रवाहित कराते हैं। और जब तीव्र वायु का झोंका इसमें प्रवाहित करते हैं तो अशुद्धियां कहां हो जाती हैं? पेंदी में जम जाती हैं। पानी से भीगकर अशुद्धियां पेंदी में जम जाती हैं। और जो शुद्ध अयस्क होते हैं और हल्के, इस बात को जानते रहना, झाग प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्कों का शोधन किया जाता है? हल्के अयस्कों का। झाग के साथ हल्का न ऊपर आएगा, भारी तो पेंदी में जम जाएगा जी। तो हल्के अयस्कों का शोधन करते हैं जो चीड़ के तेल के साथ भीगकर झाग के साथ कहां आ जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं, यहां पे इकट्ठा हो जाते हैं झाग के रूप में, और झाग को हटाकर हम शुद्ध कर लेते हैं। तो क्या जरा बताना, इस विधि से क्या शुद्ध अयस्क हमको शुद्ध धातु मिल जाएगी? अयस्क ही मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा? शुद्ध। और तीसरा कौन सा भैया? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या होता है कि हम पानी लेते हैं ऐसे और यहां पर एक बॉयल रखते हैं, दूसरा बॉयल यहां पर रखते हैं पात्र, तीसरा पात्र यहां पर रखते हैं और इसमें अयस्क भर देते हैं, पीसे हुए अयस्क को, और ऊपर से पानी की टोटी खोल दी जाती है, यहां पर टोटी लगाकर, और तेजी से पानी बहता चला जाता है इस पात्र से इस पात्र में, इस पात्र से इस पात्र में, और सतह में क्या होता है? अयस्क इकट्ठा होता चला जाता है। तो इस विधि के द्वारा हम किस प्रकार के अयस्कों का शोधन करते हैं? तो भारी अयस्क होते हैं, पानी के प्रवाह में नहीं आते, नीचे जमते चले जाते हैं, और अशुद्धियां पानी के प्रवाह, तीव्र प्रवाह के साथ बहती हुई बाहर निकल जाती हैं। तो ये तीन विधियां होती थी पीसे हुए अयस्कों को सांद्रित करने की, जो कि बोर्ड की एग्जाम में अब नहीं आती है। हालांकि तीनों हमने लिखवाया, बताया है, ये यहां पर समझा दिया कैसे क्या होता है, ठीक है। दूसरी विधि जो है अब आती है, दूसरी विधि इसकी इंपॉर्टेंट है अयस्कों के सांद्रण में। दूसरी विधि, यह पहली विधि थी और दूसरी विधि अब ये आती है, कौन सी है? निस्तापन, या फिर अगला नंबर हम बात करें भर्जन, और एक बात कर ले हम कौन सा? प्रगलन, ठीक है ना भैया। ये तीनों की तीनों विधियां आती हैं। अब ये तीनों इंपॉर्टेंट है। निस्तापन, भर्जन और प्रगलन होगा तब जब हम इस प्रोसेस से गुजरे होंगे, तभी। डायरेक्ट अयस्कों को लाकर निस्तापन नहीं कराएंगे हम, इस बात को जानते रहना। अयस्कों को पीसेंगे और पीसने के बाद या तो चुंबकीय पृथक्करण या फिर झाग प्लावन या फिर गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा उसको हम शुद्ध अयस्क प्राप्त करते हैं, और उस शुद्ध अयस्कों को फिर ध्यान से देखेंगे कि उसका निस्तापन कराया जाएगा, भर्जन कराया जाएगा। प्रगलन तो फिर तो ये तो दोनों के बाद प्रगलन होगा ही होगा, अलग बात है। उन अयस्कों में दो कैटेगरी के अयस्क पाए जाएंगे। कितने कैटेगरी के? दो कैटेगरी के।
अब कैसे याद रखेंगे किस कैटेगरी के अयस्क का निस्तापन होगा, किसका वर्जन? तो बिल्कुल ही आसान है भैया, बिल्कुल ही आसान है। यदि किसी अयस्क में, इसको क्लीन कर देते हैं ना मामला एग्जांपल समझाने के लिए, यदि किसी अयस्क में लल्ला हमारे, यदि किसी अयस्क में कार्बन है और ऑक्सीजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, किसी भी रूप में हो उपस्थित है, तो उसका होगा निस्तापन। क्या होगा? निस्तापन। अगर किसी अयस्क में, यदि किसी अयस्क में केवल सल्फर लगा है, केवल क्या लगा है? धातु के साथ, ये धातु के साथ लगने वाले हैं, आइए धातु के साथ केवल क्या लगा है? सल्फर, तो उसका क्या होगा लल्ला? केवल और केवल भर्जन। तो सर जी इसको गर्म किया जाएगा तो इसमें सशुद्धि के रूप में क्या निकलेगा? जिस भी अयस्क में C और O होगा गर्म करेंगे क्या निकलेगा? CO2। यस और O होगा गर्म करेंगे क्या निकलेगा? SO2। H और O होगा गर्म करेंगे क्या निकलेगा? H2O निकलेगा। कोई संदेह किसी को है क्या? फिर से रिपीट करते हैं, अगर किसी अयस्क में C और O किसी भी रूप में लगा हो, किसी भी फॉर्म में लगा हो, तो जब उस अयस्क को, या फिर यस और ओ सल्फर और ऑक्सीजन किसी भी रूप में लगा हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसी भी रूप में, चाहे हाइड्रोक्सी के रूप में लगा हो चाहे जल के रूप में लगा हो, तो उसका होगा निस्तापन। और जब गर्म करेंगे सी और ओ वाले का तो CO2 निकालेगा, यस ओ वाले को गर्म करेंगे SO2 निकालेगा, H और O वाले को गर्म करेंगे H2O निकालेगा। ये पहचान विधि है निस्तापन की, भाई परिभाषा नहीं बता रहे, विनिस्तापन की पहचान विधि है। और भर्जन में केवल सल्फर लगा रहेगा धातु के साथ, तो जब इसको गर्म करेंगे हम तो ऑक्सीजन को जोड़ना पड़ेगा, ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो जब ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा? यस और टू, SO2 बनाएगा। इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन पहले से होता है, जोड़ना नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन हमें क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है, तो जाकर SO2 बनाएगा। तो जरा हम अयस्क लिख रहे, बताना है कि उसका निस्तापन होगा कि भर्जन होगा कि प्रगलन होगा। जैसे अगर लिख दिया गया CaCO3, क्या होगा इसका? निस्तापन होगा। HgSO3 क्या होगा? निस्तापन ही तो होगा, S और O है ना, लो भैया SO4 कर दिए, निस्तापन होगा ना? निस्तापन होगा? मामला क्लियर हुआ? केवल यस लगा है तो क्या हो जाएगा इसका? वर्जन। लेकिन उसी यस के साथ चाहे O3 के फॉर्म में हो चाहे O4 के फॉर्म में हो, डज नॉट मैटर। मैटर ये करता है कि ऑक्सीजन उसके साथ है कि नहीं। अगर ऑक्सीजन है उसके साथ यानी कि वह क्या करेगा? निस्तापन करेगा। एक और यस लिखते हैं जी, CuCu AlOH का होल का थ्रायस, लो जी क्या होगा? निस्तापन होगा ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, चाहे OH के रूप में हो और चाहे ऐसे हो या Al2O3 × 2H2O के फॉर्म में हो, इसका भी क्या होगा? निस्तापन। तो ये जितने भी अयस्क दिखाई दे रहे हैं इन सारे के सारे अयस्कों का क्या कराएंगे? निस्तापन। भर्जन किस अयस्क का होगा लल्ला? जिसमें केवल सल्फर लगा होगा, जैसे ZnS, HgS, ठीक है ना, सीने बार हो गया, जिंक ब्लैंड हो गया, ETC इत्यादि ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो इसको जब हम गर्म करेंगे, इसको भी गर्म करेंगे, अभी तो इसको कहां गर्म करेंगे हम? तीर कहां जाएगा? चला जाएगा तीर, चलो ठीक है, और इसको नीचे गर्म कर देंगे, ठीक है ना। तो ये भैया परिभाषा आते निस्तापन की, पहले पहचानना समझे कि नहीं समझे?
निस्तापन वाली अभिक्रिया पहचान जाओगे। अयस्क में क्या लगा होगा? कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन लगा तो उसका निस्तापन होगा, और उसकी अभिक्रिया में हमें ऑक्सीजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो परिभाषा क्या होगी लल्ला हमारे? कहेंगे कि सांद्रित अयस्क को, इसको क्या किया गया है? सांद्रित किया गया है। यहां से चाहे चुंबकी से किया गया होगा, चाहे झाग से किया गया होगा, चाहे गुरुत्वीय से किया गया होगा। तो कहेंगे सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन पहले से है तो वायु की अनुपस्थिति लगाएंगे। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है ना, वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर परंतु गलनांक के नीचे, उच्च ताप पर गर्म करेंगे, और इतना ना गर्म कर दे को पिघल जाए, ठीक है, पिघलाना नहीं है, उच्च ताप पर परंतु उसके गलनांक के नीचे गर्म करके उसमें उपस्थित नमी, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, यही सब अशुद्धियां है भैया। अशुद्धियों, आदि अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। कठिन क्या है? नहीं ना। अगर हम आगे बात करें भैया, भर्जन किसे कहेंगे? भर्जन किसे कहा जाएगा? तो सिंपल सी परिभाषा है कि सांद्रित अयस्क, ये तो सांद्रित है ना लल्ला, तो कहेंगे सांद्रित अयस्क को, यहां पे अनुपस्थिति था क्योंकि ऑक्सीजन पहले से था इन सब में, यहां पर वायु की उपस्थिति देनी होगी। सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके उसमें उपस्थित नमी एवं सल्फर डाइऑक्साइड, नमी एवं सल्फर डाइऑक्साइड आदि अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? हमें भैया भर्जन की क्रिया कहते हैं। और पता है, एक बात बता दे, निस्तापन हो चाहे भर्जन हो, दोनों क्रिया के फलस्वरूप हमको बनता क्या मिलता है भैया? MO। क्या मिलता है? MO। धातु शुद्ध नहीं मिलता है, धातु का अभी ऑक्साइड मिलता है हमको, और उसका हम प्रगलन कराते हैं तो क्या बनता है भैया? शुद्ध धातु प्राप्त होती है, और अशुद्धियां क्या हो जाती हैं? बाहर निकल जाती हैं। अंडरस्टूड? तो इसका हम कराएंगे रक्त तप्त ताप पर क्रिया। अरे क्या लिखा रहा है जी? रक्त तप्त, रक्त तप्त, रक्त तप्त, रक्त तप्त। अब रक्त तप्त ताप पर गर्म करेंगे। हमने पहले ही बता दिया है कि भैया C और O जिसमें दिखाई दे देगा उसमें से क्या निकल जाएगा? CO2। और बनाएगा क्या निस्तापन? MO। MO मतलब धातु का ऑक्साइड। धातु कौन है? कैल्शियम और ऑक्सीजन O मिल जाएगा। Ca की भी वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो CaO बनाएगा जी। कोई तकलीफ है? CaO बना लिए, बैलेंस करने के लिए गुणा करके बैलेंस करते रहना बैठकर। अब इसमें क्या बनाएगा? S और O दिख रहा है सर जी, तो S और O वाला क्या निकलता है? SO2, और बनेगा क्या? HgO। Hg की वैलेंसी 2 होती है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। फिर ये गुणा करेंगे भैया तो 2 से 2 कट जाएगा, HgO ही बनेगा हमारा। ठीक है, यहां पर अगर हम बात कर ले लल्ला तो क्या निकलेगा? H और O दिख रहा है, क्या निकल जाएगा? H2O। अब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? Al2O3। कहोगे ये कैसे सर जी? तो Al की वैलेंसी 3, O की वैलेंसी 2। अब तो ये वैलेंसी सब तुम लोग के चुटपुटिया हो जाना चाहिए। Al2O कितना हो गया जी? 3। देखो अशुद्धि के रूप में जलवाष्प बाहर निकल गया, और यहाँ पे सीधे जलवाष्प दिख रहा है, और ये धातु का ऑक्साइड, तो इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा जी। हम कहेंगे गर्म कर देंगे Al2O3 और प्लस 2H2O क्या हो गया? बाहर निकल गया। 2H2O बाहर निकल गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया जी। कोई कठिन है? एकदम सिंपल सी आसान भाषा में। ये हो गया निस्तापन का रिएक्शन। अब कोई भी अयस्क उठा के दे दे तुमको और कहेगा कि शुद्ध धातु प्राप्त करिए, तो पहले तो हम निस्तापन कराएंगे कि भर्जन, पहले ये चेक करेंगे, तब तो जाकर शुद्ध धातु कराएंगे ना। पहले एक एक प्रोसेस चल रहे हैं। कोई भी अयस्क दे देगा, कहेगा इससे शुद्ध धातु प्राप्त करिए, तो सबसे पहले करोगे क्या?
अब चेक करोगे निस्तापन की वर्जन, निस्तापन की एक कंडीशन, वर्जन की एक कंडीशन। हमने निस्तापन कराया, निस्तापन कराने पर धातु का ऑक्साइड यह सभी मिल गया। अब धातु के ऑक्साइड का फिर हम क्या करा देंगे, प्रगलन, गालक मिलाकर गर्म कर देंगे, शुद्ध धातु मिल जाएगा और शुद्धियां क्या हो जाएंगे, धातु मल के रूप में बाहर निकल जाएंगी सारी की सारी अशुद्धियां। तो आगे की प्रोसेस है ना, अभी आगे आएगा। अब सर जी भर्जन कैसे कराएंगे, निस्तापन समझ में आ गया, रिएक्शन ऑक्सीजन नहीं लगाना होगा, इसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी है, CO दिखेगा CO2 निकाल देना, SO दिखेगा SO2 निकाल देना, बाकी धातु का ऑक्साइड MO बनाते चले जाना है, बैलेंसी का ध्यान रखते हुए। OH दिख रहा है, H2O निकल गया, Al2O3 बन गया, Al2O ये ऑलरेडी धातु का ऑक्साइड दिख रहा है, जल के दो अणु है, तो हम प्लस लगाकर दोनों को क्या कर दिए, अलग अलग कर दिया, हो गया। अब इसका देखो भैया ZNS दिख रहा, क्या करा देंगे भर्जन, इसका तो भर्जन होगा, ऑक्सीजन जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि परिभाषा में हमने बोला है कि सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे परंतु उच्च ताप पर रक्त तप्त, मतलब कि एकदम खून जितना लाल गर्म, रक्त तप्त ताप पर गर्म करके उसमें उपस्थित नमी एवं सल्फर डाई ऑक्साइड को दूर करके शुद्ध धातु प्राप्त कर, दूर करने की क्रिया ही क्या कहलाती है, भर्जन की क्रिया कहलाती है। भर्जन एकदम आसान है, जितना सल्फर उतना ऑक्सीजन लगा दो, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन की बैलेंसी दोनों क्या होती है, सेम टू सेम होती है, सल्फर हटाइस और जो ऑक्सीजन लगाइस, ठीक है। अगर 2 सल्फर तो यहां कितना ऑक्सीजन लग जाता, 2, 3 सल्फर तो कितना ऑक्सीजन लग जाता, 3, एकदम आसान भाषा में, कोई कठिन है। अब इसका बनाना होता तो क्या करते भैया, O2, अब बैलेंस करना नहीं तुम लोग जानते हो क्या, अनुमान विधि से बैलेंस करना हमको बताओगे, अब हम बैलेंस करें, HgO प्लस क्या निकल जाएगा, S और O मिलकर हमेशा SO2 ही बनाएगा, SO3 मत बना देना, SO3 बनाते फिर, ठीक है। तो इसमें भी मिला हमको धातु का ऑक्साइड, इसमें भी क्या मिला, धातु का ऑक्साइड। इन धातु के ऑक्साइडों का हमें क्या कराते हैं, प्रगलन। जब धातु ऑक्साइडों का हम प्रगलन कराते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, शुद्ध धातु। कैसे मिलेगी शुद्ध धातु, चलो भैया देख लेते हैं। तो प्रगलन की परिभाषा कौन बताएगा जी, प्रगलन, प्रगलन सांद्रित अयस्क को, ठीक है ना, जो कहा जाता है वो, यहां पर तो इनकी बात हो गई, लेकिन यहां पे सांद्रित अयस्क न कहकर कहेंगे निस्तापन एवं भर्जन क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त धातु के ऑक्साइड में, क्योंकि दोनों में ही धातु का ऑक्साइड मिलता है, प्राप्त धातु के ऑक्साइड में उचित गालक मिलाकर गर्म करके शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया ही क्या कहलाती है, प्रगलन की क्रिया कहलाती है। कुछ नहीं करना है भैया, तुमको कह दिया शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए कोई अयस्क दे दिया, MgOH का होल का ट्वाइस दे दिया, कह दिया कि इससे शुद्ध धातु प्राप्त कीजिए। अब पूरा क्वेश्चन चल रहा है लेकर, फिर इसका भी आ जाएगा उसी में काम। तो पहले समझेंगे कि इसका निस्तापन होगा कि भर्जन, क्या होगा लल्ला, निस्तापन होगा। कैसे पता चला सर जी, कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, और अशुद्धि क्या निकलेगा इसमें, H2O निकलेगा, अशुद्धि क्या निकलेगा, H2O। इसको क्या वायु देना पड़ेगा, नहीं, रक्त तप्त गर्म करेंगे और क्या होगा भैया, निस्तापन होगा। तो धातु का ऑक्साइड MgO बनेगा और H2O क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। बैलेंस ऑलरेडी अभिक्रिया दिख रही होगी, बैलेंस है, ठीक है ना। देखते हैं आगे भैया, यह जो धातु का ऑक्साइड जो हमें मिला MgO, इस धातु की ऑक्साइड का क्या कराएंगे लल्ला, शुद्ध धातु प्राप्त कराने के लिए निस्तापन, क्या कराना पड़ेगा, निस्तापन। और निस्तापन में हमें, अरे सॉरी, प्रगलन, निस्तापन हो गया, प्रगलन कराना होगा। प्रगलन की क्रिया में क्या मिलाएंगे, SiO2 और SiO2 मिलाकर हम इसका प्रगलन कराएंगे, प्रगलन। तो भैया हम बोलते हैं इसको जोड़ दिया जाता है, जोड़ दो, क्या बन जाएगा, MgSiO3। यही क्या है, धातु का मल है, और शुद्ध धातु बाहर निकल जाती है। तो शुद्ध धातु दिखाई नहीं जाती है, लेकिन हम फिर भी बोलते हैं यहाँ पर दिखा दो Mg लिखकर, कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, लेकिन बैलेंस इसको करने मत बैठ जाना। ये धातु मल बाहर निकल गया और धातु की गंदगी, और ये क्या मिल गई भैया हमें, शुद्ध
धातु मिल गई। तो याद कंफर्म हुआ। फिर से रिपीट करते परिभाषा, निस्तापन एक हमने करा दिया और एक भर्जन करा के देखते हैं, फिर परिभाषा बताते हैं, ठीक है ना। भर्जन में जैसे कि एक हम ले लेते हैं FeS, FeS का क्या कराएंगे भैया, भर्जन, क्योंकि सल्फर है, वायु डालना पड़ेगा और रक्त तप्त क्या करना पड़ेगा, गर्म करेंगे, तो भर्जन की क्रिया होगी जी, भर्जन। और जब भर्जन की क्रिया कराएंगे लल्ला, तो अशुद्धि के रूप में सल्फर ऑक्साइड निकल जाता है, सल्फर डाई ऑक्साइड, और प्लस जितना सल्फर उतना जाकर ऑक्सीजन जुड़ जाता है, FeO बना लेता है। यह जो धातु ऑक्साइड बना, थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख रहा है, धातु ऑक्साइड यह जो बना, इसको लाते हैं FeO में हम उचित गालक SiO2 मिलाएंगे और कौन सी क्रिया करा देंगे, प्रगलन की क्रिया करा देंगे, और इसको मिलाकर जोड़ दिया जाएगा, तो FeSiO3 और प्लस अशुद्धियां निकल गई, धातु क्या निकल गया, Fe। कई जगहों पर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते केवल धातु मल को दिखाया जाता है, धातु बोली जाती है बाहर निकल गई है, या दिखा भी सकते हम लोग यहां पर है। क्लियर है ना, शुद्ध धातु मामला क्लियर है, कोई कंफ्यूजन भरा है जी बताना, नहीं ना। तो अभी हम बात करते हैं कि शुद्ध धातु क्या से क्या होगी, तो कहेंगे कि निस्तापन एवं भर्जन, निस्तापन एवं भर्जन क्रिया के फलस्वरूप सांद्रित अयस्क, एक मिनट सुनिए इधर, सांद्रित अयस्क जो प्राप्त होता है, ठीक है ना, उसमें उचित गालक मिलाकर शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं, हमें प्रगलन की क्रिया कहते हैं। आई होप बातें समझ में आ चुकी होगी। कल इस पर और भी क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे और मामला निपट लेंगे।